हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया था जो कि आपके पूरे प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ कंबाइंड करके एक फाउंडेशनल कोर्स की तरह क्लासेस कराई जा रही हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 से 8 लेक्चर कवर किए, जो बहुत आप लोगों को अच्छे लगे, बहुत आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया और लगातार वो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने उसी के साथ इंडियन इकोनॉमी को भी शुरू किया। और इंडियन इकोनॉमी दोस्तों इतने इजी वे में आपको समझाया जा रहा है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जिसमें आप देखोगे कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको लिखने का जो अप्रोच होना चाहिए, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। तो इसी के साथ आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कोई फीस नहीं है, केवल आपको बस चैनल को फॉलो कर लेना है और यहाँ पर इसकी क्लासेस आपको फ्री मिलती हैं। आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। पीडीएफ बहुत ही कम प्राइस में हैंड रिटन नोट्स की जो आपको मिलती हैं, जिसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर मैं जो डिस्प्ले पे नंबर लिख रहा हूँ आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर सेम वही है और कुछ नहीं, बस मैं आपको डिस्प्ले पर लिख रहा हूँ, इस पे करके आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट किए गए, जिसमें 2022 और 23 के जो सेलेक्टेड हैं एक दो लोग एस्पिरेंट जो मेरे कॉन्टेक्ट में, उनके नोट्स इंक्लूड है, साथ में मेरे भी इंक्लूड है, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के भी नोट्स को इंक्लूड किया गया है। और केवल ये इंडियन इकोनॉमी ही नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आपके तीनों हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इस तरीके के सभी नोट्स आपको कवर कराऊंगा मैं, जिसका लगभग 3 से 4 महीने का समय रहेगा। आप आराम से मेरे साथ इसको कवर कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की इस क्लास को। और लगभग 4 क्लासेस में हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, आज हमें कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आज हमें पढ़ना है टॉपिक अपना कोऑपरेटिव बैंक्स। और आपके लिए मैं यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवाता हूं, जिसमें विजन आईएएस की मैं सॉल्व करा रहा हूं। अभी कल ही मैंने इंडियन इकोनॉमी के लगभग 50 क्वेश्चंस कराए थे, आज भी उसकी सेकंड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि एक वीडियोस में कंप्लीट नहीं हो सकते थे वो। और उसमें देखोगे मैक्सिमम जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो अभी तक आपने पढ़े हैं वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। जो नहीं पढ़े हैं वो तो आप धीरे धीरे करके आगे मेरे साथ पढ़ते चलोगे, लेकिन जो चीजें पढ़ी हैं वो इसी नोट से कवर की गई थी विजन आईएएस जैसी टेस्ट सीरीज में। चाहे फिर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देख सकते हो, वहां भी मैंने चीजों को काफी कवर किया है। तो इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि हम लोग आरबीआई के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं या आरबीआई के द्वारा जो नियमित किए जाते हैं बैंकों के बारे में, तो सहकारी बैंक की अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रामीण सहकारी बैंक। अच्छा, ग्रामीण की बात अगर आ रही है तो ग्रामीण सहकारी बैंक क्या करेगा, सामान्यतः गांवों का विकास करेगा। और गांव में कौन कौन से उद्योग होते हैं, सामान्यतः छोटे हथकरघे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, या फिर कृषि जो है कि वहां का मुख्य व्यवसाय होता है, जिसको डेवलप किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें शहरी सहकारी बैंक भी होते हैं, और इनमें भी अगर आप देखोगे जो ग्रामीण सहकारी बैंक हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक में 2 बातें होती है। एक तो वो होती है अल्पावधि के ऋण देते हैं, यानी कि कम समय के लिए ऋण देते हैं। किसको देंगे ऋण, वो देख लेते हैं अभी। और दूसरा होता है दीर्घ अवधि के ऋण प्रदान करते हैं जो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं, जिसको हम लोग रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी कह देते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, 3 तरीके की क्रोनोलॉजी होती है इसमें हायरार्की के तौर पे। आप देखोगे सबसे ऊपर होता है टॉप पे राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जिला सहकारी बैंक, और सबसे लास्ट में आता है पीएसीसी। ये यूपीएससी 2019 के प्रश्न में या 20 के प्रश्न में पूछा गया था कि पीएसीसी किस प्रकार से अपने कार्य को संचालित करती है, क्या है। तो ये ग्रामीण सहकारी बैंक है, जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी अर्थात कि प्राथमिक कृषि साख समिति है। एग्रीकल्चर में जीरो लेवल पर यानी ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पे जो किसानों को सहयोग दिया जाता है ऋण के माध्यम से, उसमें सबसे पहले भूमिका आती है पीएसीसी की, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति होती है। इसके ऊपर आपको जिला सहकारी बैंक देखने को मिलता है और उसके ऊपर राज्य सहकारी बैंक देखने को मिलता है। तो ये लोग सामान्यतः 1 साल या उससे कम अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण किसानों को प्रोवाइड कराते हैं, जो सामान्यतः मौसमी फसलों के हिसाब से ऋण दिए जाते हैं। जैसे कि अभी मई जून आने वाला है, अप्रैल के बाद, तो ये आपका खरीफ फसलों की मौसम के लिए रहेगा, जिसमें आपकी धान की खेती होती है, कुछ और भी फसलों की। तो यहाँ पर स्पेशली गन्ने की भी, तो यहाँ पर जो किसानों के स्तर पर लोन लिया जाता है वो पीएसीसी के माध्यम से या फिर जिला सहकारी बैंक के माध्यम से अल्पावधि के लिए होगा। वहीं दीर्घावधि की जो ऋण होते हैं, अब इसमें दीर्घावधि की अगर आप बात करोगे तो 2 बोर्ड आ जाते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। जैसे एक पॉइंट आपको क्या कहता है कि एक तो हो गया राज्य सहकारी एवं कृषि ग्रामीण बैंक, यानी कृषि और ग्रामीण बैंक जो होते हैं राज्य सहकारी स्तर पे। दूसरे होते हैं प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक। ये 2 स्तर के जो बैंक्स होते हैं ये आपको दीर्घावधि
के तौर पे ऋण देते हैं। वहीं अगर हम सहकारी बैंक की बात करेंगे शहरी स्तर पे, तो ये गांधी समिति 2015 से संबंधित है, जिसमें एक लिस्टेड बैंक है जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। अब आरबीआई के सेकंड लिस्टेड जो शेड्यूल में लिस्टेड बैंक होते हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक भी आते हैं। ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में या थर्ड लेक्चर में दे चुका हूं। और साथ में कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं, यानी कि जो सूची में अधिसूचित नहीं किए गए, जिसपे आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता एक तरीके से। तो यहां से संबंधित हम सबसे पहले देखेंगे जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाबार्ड। नाबार्ड की अगर हम बात करें, आपने अक्सर इसकी जो है कि बात सुनी होगी, चर्चा सुनी होगी। तो नाबार्ड का आपको पहली चीज तो ये जानना होगा सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई थी। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो कहाँ पे, मुंबई में, पहली चीज। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज भी नाबार्ड की फुल फॉर्म नहीं पता होती है, क्योंकि हर जगह उन्होंने किताब में केवल नाबार्ड के नाम से ही जाना है। जैसे अगर मैं कहूं कि 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो एनके सिंह है, और एनके सिंह आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो केवल उनका एनके सिंह ही नाम आता है। और एनके का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म ही नहीं पता चलती बहुत सारे लोगों को। एम एस स्वामीनाथन का जो है कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है फुल फॉर्म के बारे में, जो कि इतने बड़े जो है कि वैज्ञानिक थे, हमारे बीच गुजर गए हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये एक ऐसा नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर के लिए और साथ में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। बैंक के क्या काम होते हैं? एक तो होता है ऋण देना आवश्यकता पड़ने में, दूसरा जो है कि लोगों के पैसे जमा करना ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पे फिर वापस दे सके। तो यहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और रूरल डेवलपमेंट, इन दो चीजों में नेशनल बैंक के तौर पर नाबार्ड काम करता है। और इसके जो फंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलटीआईएफ और एक होता है आरआईडीएफ। आरआईडीएफ के अंतर्गत ये क्या करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में तैयार करता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अवसंरचना है, जैसे सड़क का निर्माण हो गया, जल निकासी की व्यवस्था हो गई, शौचालय की व्यवस्था हो गई, और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो कृषि और गांव के विकास से संबंधित है, तो उसके अंतर्गत आरआईडीएफ फंड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, यानी कि सिंचाई करने के लिए, लॉन्ग टर्म करने के लिए, ट्यूबवेल की खुदाई के लिए या कुएं की खुदाई, नलकूप खुदाई के लिए, ऐसे में लॉन्ग टर्म के जो इरिगेशन फंड दिए जाते हैं, जो कि 2016-17 के बजट में लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसे हम एलटीआईएफ कहते हैं। अब यहाँ पे स्थापना के बारे में बात करेंगे, जो सभी को मैक्सिमम पता रहता है कि इसकी जो स्थापना है वो शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ध्यान देना, मैं सेबी की स्थापना की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यही था कि कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है, जो डायरेक्टली जो है कि किसानों को, ग्रामीणों को और कृषि अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये लोन प्रोवाइड करने के लिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे कई सारे बैंकों के माध्यम से, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं, कुटीर उद्योग को सहायता देने वाले, उन बैंकों के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गए नाबार्ड में और वहां से पैसा लेके आ गए। किसान इतना, नाबार्ड जाएगा, मुंबई जाएगा, वहां से पैसा लेके आएगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए नाबार्ड पूरे राष्ट्र में जगह जगह जो है कि छोटे छोटे ब्रांचों में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और माना जाता है कि केंद्र सरकार की एक शीर्ष संस्था है इस संदर्भ में, नहीं, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। साथ में एक वित्तीय संस्था भी, क्योंकि वित्तीय संस्था का सबसे प्रमुख नाम क्या होता है, वो होता है बैंक। बैंक क्या करती है, लोगों का पैसा जमा भी करती है जरूरत पड़ने पे, और लोगों को ऋण भी देती है। तो ये ऋण भी दे रही है। अब यहां पर आप देखोगे कि जिसके लिए ये किसका सहयोग लेती है, तो निम्न संस्थाओं को ये वित्तीय सुविधाएं देती है। सबसे पहले ये क्या करती है, मान लेते हैं कि नाबार्ड है और नाबार्ड को जो है कि यूपी में डेवलपमेंट कराना है ग्रामीण स्तर पे, तो नाबार्ड के पास 100 करोड़ रुपए थे। उसने क्या किया, राज्य सहकारी बैंकों को पैसा दिया। राज्य सहकारी बैंकों को कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए देता हूं। आरआरबी को दिया, यानी कि रूरल जो है कि रीजनल रूरल बैंक, इसको कह दिया कि मैंने आपको 30 करोड़ रुपए दे दिया। साथ में सरकार की कुछ कल्याणकारी योजना थी, उसमें भी कह दिया कि 20 करोड़ रुपए दे दिया। अब ये जो पैसा है 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, ये नीचे इनकी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक पहुंचेगा। कैसे, आप यहां पे देखो, राज्य सहकारी बैंक, और मैंने आपको बताया था अभी कि राज्य सहकारी बैंक क्या करता है, अपने पैसों को जिला सहकारी बैंक तक पहुंचाता है। फिर जिला सहकारी बैंक ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी के पास पैसा पहुंचाता है, जो सीधे ग्रामीणों तक, किसानों तक पैसा पहुंचा पाते हैं। लेकिन राज्य सहकारी बैंक के पास जो 50 करोड़ रुपए वो कहां से है, नाबार्ड से है। और नाबार्ड को पैसा कहां से मिला, सरकार से मिला कि भाई आप इनको जो है कि
किसानों तक इन पैसों को पहुंचाइए, पहली चीज। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय स्तर के जो ग्रामीण बैंक होते हैं, इनको भी 30 करोड़ रुपए की मदद दे दी या 20 करोड़ रुपए की। तो इन्होंने भी क्या किया, क्षेत्रीय स्तर पे गांव में बैंकों में पैसा प्रोवाइड कराए, जिससे उन गांवों से किसानों ने पैसा लिया। वहीं कुछ ऐसी भी योजनाएं होती हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जो गांव के विकास पर आधारित होती है, कृषि के विकास पर आधारित होती है। तो वहां पर जो फंडिंग दी जाती है बजट के माध्यम से, उसमें नाबार्ड जो है कि पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नाबार्ड जो है कि इन 3 प्रमुख संस्थाओं का प्रयोग करके ग्रामीणों तक, किसानों तक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक जो है कि अपने पैसे को पहुंचा पाता है लोन के रूप में। अब इसी तरीके से और भी बैंक्स हैं, क्योंकि हम ये बैंक वाला चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आरबीआई को शुरू किया और आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी के काम थे या जो मैनेजमेंट को लेके काम थे, जो गुणात्मक प्रोविजंस थे, उन सभी को चर्चा करते हुए हमने और भी बैंक्स जो हमारे भारत में संचालित होती हैं, जैसे नाबार्ड भी एक बैंक है, इस तरीके से आप देखोगे कि पेटीएम भी बैंक है, और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये सभी बैंकें हो चुकी हैं। तो यहां पर आप देखोगे एक पेमेंट बैंक है, ध्यान देना, मैंने यहां पे पेटीएम वर्ड यूज नहीं किया। आप सोचोगे पेटीएम सर लिखे थे या गलत हो गया, ऐसा नहीं है। पेमेंट बैंक का मतलब होता है हिंदी में भुगतान बैंक। ऐसे बैंकों को भी शुरू किया जा रहा है जो ग्रामीण स्तर पे लोगों को जो है कि भुगतान करने की सेवा प्रदान करें, यानी उनको जरूरत पड़ने पे पैसा या ऋण प्रदान कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे उनके अधिकतम पैसे को अपने पास रख सकते हैं और बदले में ब्याज वगैरह, प्रॉफिट वगैरह देते रहें। हालांकि जो पेमेंट बैंक हैं, इनकी कमेटी के लिए सिफारिश की गई थी नचिकेत मोड़ समिति। ये पूछा जाता है समिति के माध्यम से। और अगर मैं भारत का या उत्तर प्रदेश का भी आप देख लो, स्पेशली भारत का जो पहला जो है कि आपका पेमेंट बैंक होगा, वो एयरटेल पेमेंट बैंक होगा। अब ध्यान से समझना, आपने टैगलाइन देखी होगी कि पेटीएम के लिए हमेशा क्या लिखा जाता था, पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या लिख रहा था, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, क्यों लिख रहा था, क्योंकि पेटीएम एक एप्लीकेशन था जो यूपीआई के माध्यम से बहुत सारे हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता था। उसी में उसने एक पेमेंट बैंक के रूप में भी काम किया कि आप पेटीएम से किसी को भी पैसा पेमेंट कर सकते हो। तो पेटीएम पेमेंट बैंक कहलाया। ऐसे ही आपने एयरटेल का भी देखा होगा, एयरटेल जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है कम्युनिकेशन सेक्टर में, आप सिम वगैरह खरीदते हो, वाईफाई खरीदते हो उसका, तो उसने भी हमें स्टार्टिंग में एप्लीकेशन के थ्रू एयरटेल पेमेंट बैंक की सुविधा दी थी कि आप एयरटेल पे अपना अकाउंट बना सकते हो, अपने मोबाइल नंबर से अपने आधार को लिंक कर सकते हो और यहां से आप पैसा किसी को भी सेंड कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये था पेमेंट बैंक। अब इससे क्या फायदा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गांव के दूर दराज में बैंक ना होने की वजह से खाता नहीं खुलवा पा रहा है, तो अपने मोबाइल में ही जो है कि वॉलेट बैंक के रूप में काम कर सकता है। इससे क्या होगा, संसाधनों की गतिशीलता बढ़ेगी। अब संसाधन क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि मुख्य रूप से संसाधन यहाँ पे लिक्विडिटी की बात हो रही है, यानी कैश की बात हो रही है, और वंचित वर्ग को जो बैंकों से संबंधित नहीं थे उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है कि जो पेमेंट बैंक होती है, ये आप देखोगे कि स्पेशली डिपॉजिट करते हैं चीजों को, यानी लोगों के पैसे को जो है कि या तो डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि ये ओनली क्या कर सकते हैं, केवल बस पैसे को जो है कि जरूरत पड़ने पे आपको दे सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं, लेकिन ना तो लोन दे सकते हैं आपको और ना ही टाइम डिपॉजिट दे सकते हैं। आरबीआई के द्वारा फिर इसकी विचार प्रस्तुत किया गया था। हालांकि नचिकेत मोड़ समिति ने इसको कॉन्सेप्ट दिया और फिर आरबीआई ने इसे 2015 में, अगस्त 2015 में लॉन्च कर दिया गया। इनकी गतिविधियों का दायरा क्या है कि ये मांग जमा को स्वीकार कर सकते हैं, यानी ऐसा पैसा जो जमा तो हम कर रहे हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इसे मांग भी सकते हैं। प्रारंभ में प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 लाख रुपए का इसे बैलेंस रखना था पेमेंट बैंक को। अगर मान लो पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करूं कि कई सारे लोगों ने, मान लो 10 लोगों ने इस पे अकाउंट खोल लिया, तो 10 लोगों के एवज में पेटीएम पेमेंट बैंक को 10 लाख रुपए रखना होगा, हर एक कस्टमर पे 1 लाख रुपए उसे सेफ रखना होगा। और डेबिट कार्ड ये जारी करेगी, परंतु क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि जब ये लोन ही नहीं दे सकती, ऋण नहीं दे सकती, तो क्रेडिट कार्ड कैसे जारी करेगी। क्रेडिट कार्ड का असल में मतलब क्या होता है कि आपको लोन दे दिया जाता है बैंक के द्वारा कि आप इसे यूज करिए, बाद में आप इसका पेमेंट कर सकते हो। अर्थात आपको पहले ही क्रेडिट कार्ड के रूप में 1 लाख 2 लाख रुपए आपको दे देते हैं लोन के तौर पर, और इसलिए ये लोन नहीं दे सकते। तो ये पेमेंट बैंक था, और इसी पेमेंट बैंक को आगे चल के हम भारतीय डाक व्यवस्था में देखते हैं। अब यहां से क्या हुआ कि ये लोग विशेष स्थिति में बीमा उत्पाद दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, जोखिम रहित उत्पादों के वितरण का इनको अधिकार मिल गया। अभी आप देखोगे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में, अब तो खैर बंद हो गया, तो बहुत सारे आपने पेमेंट बैंक देखे होंगे जिसमें वो लोग जरूरत पड़ने पे आपका पैसा जमा भी कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे आपको पैसा रिटर्न भी करते हैं। साथ में वो कुछ बीमा पॉलिसी वगैरह भी दे सकते थे, म्यूचुअल फंड भी देते थे जो कि जोखिम रहित होता था, और ऐसे उत्पादों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे सरकार की परमिशन से। लेकिन ऐसे पेटीएम पेमेंट बैंक को या एयरटेल पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश करने से पहले एक कंडीशन थी कि आपके पास 100 करोड़ तक की चुकता पूंजी होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, 100 करोड़ तक की
चुकता पूंजी होनी चाहिए थी, यानी कि कंपनी के तौर पे आप अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास 100 करोड़ रुपए होगा, तभी आप इसे ओपन कर पाएंगे। और साथ में इनको भी आरबीआई के पास सीआरआर रखना अनिवार्य था। अब यहाँ पर आप चीज समझ पा रहे होंगे कि भाई सीआरआर रखने का क्या नुकसान होता है, और ये चीज मैंने अभी कल ही विजन आईएएस के यूपीएससी 2024 के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, लगभग 7-8 टेस्ट हो चुके हैं, तो उसमें सीधा प्रश्न पूछा था। और सीआरआर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दी है, आप उसे जरूर फॉलो करना। जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हो वो इससे पहले वो 4 क्लासेस को जरूर देखें और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देखें, जिससे आपकी एक फाउंडेशनल जो नींव होती है ना, जो मेंस अप्रोच को लेकर, प्रीलिम्स अप्रोच को लेकर, वो बहुत ही बेस्ट हो सकेगी, जिससे आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारा भटकाव है, बहुत सारे कंटेंट हो गए मार्केट में, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से कंटेंट को फॉलो करें। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि एक सही तरीके से आप इस नोट्स के साथ, इस क्लासेस के साथ आगे बढ़ सकते हो। और इसकी पीडीएफ भी आप खरीद सकते हैं, जिसपे डिस्प्ले पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप इस पे मैसेज करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके वहां से व्हाट्सएप के माध्यम से खरीद सकते हैं। और क्लासेस आपको इन सभी नोट्स की फ्री देते रहूंगा, पूरी की पूरी, ठीक है। चाहे आप पीडीएफ लें चाहे ना लें, लेकिन आपको क्लासेस पूरी दूंगा और आप क्लासेस देख के भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि आरबीआई के पास इनको सीआरआर तो अनिवार्य रखना ही रखना था, और अपनी निवल देयताओं का 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। अब निवल देयताओं का मतलब क्या होता है, देयता का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश हिंदी नहीं करना, लायबिलिटी का मतलब होता है जितने भी ग्राहकों ने अपना पैसा इन बैंकों के पास दे रखा है, वो इनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो ग्राहकों को वापस सुरक्षित रूप से जब भी वो मांगे तब दे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को, या वाइफ जनरली हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या करते हैं, पैसे देते हैं कि लो ये 10,000 रुपये रख लो, ये एक्स्ट्रा मनी है, आप रखे रहना, मैं जब मांगूंगा तो मुझे दे देना। 10 दिन बाद जो है कि हस्बैंड जब मांगते हैं तो रिप्लाई आता है कि भाई मेरे पास ये 500 रुपये बचे, बाकी 9,500 खर्च हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पत्नी के पास ये लायबिलिटी थी अपने हस्बैंड के पैसे को बचा कर रखने की, लेकिन उसने उस पैसे को यूज कर लिया घरेलू काम में या किसी भी जरूरत के काम में, और ऐसे में क्या हुआ, इसे केवल 500 रुपये रिटर्न मिले। तो यही काम करना है बैंक को भी कि भाई आपकी लायबिलिटी है कि आपको सुरक्षित रखना होगा। अब मैं कहूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास भाई 100 करोड़ रुपए जो है कि हो चुके हैं कस्टमर के टोटल जोड़ के, तो इस 100 करोड़ की लायबिलिटी के सेंस में 75 करोड़ रुपए तो उसे जो है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास सुरक्षित रखने थे, कि अगर कल को किसी वजह से ये बैंक दिवालिया भी हो जाए तो कम से कम लोगों का पैसा जो है कि डूबे ना, 75% तो यानी 75 करोड़ रुपए तो सेफ रहेगा, ठीक। तो इसलिए जो है कि ये कहा गया कि भाई आपको सरकारी प्रतिभूति के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसका उद्देश्य क्या था, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भाई किसी भी बैंक को ओपन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, पहली चीज वित्तीय समावेशन बढ़ाया जाएगा, लोगों के अधिक से अधिक खाते खोले जाएंगे जिससे डीबीटी का फायदा मिल सकेगा। जो डीबीटी का पैसा आ रहा है, जो डीबीटी का पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर जो होता है वो अकाउंट में होता है, तो जब लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे तो वहां पे जो है कि पैसा ट्रांसफर कर सकेगी सरकार। लघु बचत खाते उपलब्ध हो सकेंगे। अब जो रोजमर्रा के जो काम करने वाले लोग हैं, डेली काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास 200-300 रुपए काम करते हैं, 40-50-100 रुपए की अपनी बचत हो पाती है, तो इस बचत के लिए उन्हें खाता चाहिए तो वो इस खाते में यूज कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिक, निम्न आय अर्जित करने वाले छोटे व्यापारियों को धन हस्तांतरण करने की सुविधा भी मिल सकेगी। अब बहुत सारे प्रवासी श्रमिक होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, जैसे यूपी बिहार के श्रमिक बहुत सारे मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, बड़े बड़े शहरों में जाके काम कर रहे हैं। वो अपने परिवार को पैसा भेजना चाहते हैं, लेकिन अब उसके लिए ये थोड़े कि वो पैसा लेके आएंगे तभी जो है कि वो दे पाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या रहेगा, एक सुविधा दी गई पेमेंट बैंक की, आप उसका प्रयोग करके छोटे छोटे अमाउंट को भी अपने घरों तक पहुंचा सकते हो। लेकिन अब यहां पर ये एक रिमार्केबल जो है कि एक लैंडमार्क माइलस्टोन एक प्रोसेस किया गया सरकार के द्वारा, जब सरकार ने देखा कि बहुत सारी कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, जो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रिमोट एरियाज में अपनी ब्रांचों को नहीं खोल रहे हैं, जैसे जो गांव के सुदूर क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, या बहुत ही जंगली क्षेत्र हैं जहां पे लोग बहुत कम रह रहे हैं, 100, 200, 500 लोग ही रह रहे हैं, और वहां पर भी बैंक जाके अपना एक बैंक खोलना नहीं चाहती, कि ताकि भाई यहाँ पर अगर हम बैंक भी खोले किसी जंगल के एरिया में, किसी सुदूर गांव में, दूर क्षेत्र में, तो वहां पे उसको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, वो तो कमर्शियल बैंक है, वो प्रॉफिट देखेगी। ऐसे में सरकार ने कहा कि इन लोगों को कैसे हम मूल शाखा में जोड़ सकते हैं, मूल धारा में जोड़ सकते हैं।
तो सरकार ने ये नोटिस किया कि अंग्रेजों की बनाई एक पद्धति है जिसको हम कहते हैं डाक तार व्यवस्था या पोस्ट ऑफिस। आप जहां से भी मेरी आज क्लास को सुन रहे होंगे, आप अगर गांव में भी होंगे तो आपके पास एक पोस्ट ऑफिस जरूर होगा, एक पिन कोड होगा जो आपके गांव या आपके 8-10 गांव को मिला के एक पिन कोड तैयार किया जाता है। यानी उस पोस्ट ऑफिस में ही सबसे नियरेस्ट आपको माना जाता है कि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट आते हैं, कोई ज्वाइनिंग लेटर आता है, कोई कॉल लेटर आता है, कोई भी व्यक्ति मनी ऑर्डर करता है तो आपको वहीं पर प्राप्त होता है। तो ये सरकार ने सोचा क्यों ना हम अगर भारतीय डाक व्यवस्था जहां तक हर एक ग्रामीण व्यक्ति की पहुंच है, जो हर एक ग्रामीण व्यक्ति के नजदीक है, क्यों ना हम अगर इसी को बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दें तो हर व्यक्ति यहाँ पे अपना खाता खोल सकता है और यहाँ पे कमर्शियल बैंक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी हमें। तो सरकार ने भी यही किया, सरकार ने भी क्या किया, यही किया और भारतीय डाक को भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक का दर्जा दिया, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। यानी इंडियन पोस्ट का मतलब भारतीय डाक भुगतान बैंक का दर्जा दे दिया। इसका उद्देश्य क्या हुआ कि अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा को उपलब्ध करा सके। ये जो अंतिम व्यक्ति होता है वो उसे माना जाता है जो किसी गांव के सबसे सुदूर क्षेत्र में रहता है। जैसे मान लेते हैं कि गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार माता है, गोरा माता है। इसी तरीके से पूर्वांचल मतलब पूर्वी क्षेत्र का सबसे जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, किसे माना जाता है, किबिथु को। तो ये माना जाता है कि भाई वहां पे अगर कोई व्यक्ति रह रहा है जहां पे कोई बैंक अपनी शाखा नहीं खोलना चाह रही है तो यहां तक के लोगों को भी जोड़ने के लिए आपको डाक व्यवस्था का उद्देश्य किया जा सकता है और इससे वंचित वर्ग को हम जोड़ सकते हैं। ये एक बेनिफिट मिला। दूसरा, घरेलू स्तर पे आप धन का हस्तांतरण भी कर सकते हो और डोर टू स्टेप बैंकिंग, इसे कहा जाता है डोर स्टेप बैंकिंग और डीबीटी। इवन कि आप इसका स्लोगन भी देखोगे ना तो जैसे पहले होता था कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, क्योंकि पहले क्या होता था पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होते थे वो आपके घरों पे चिट्ठी लेकर आते थे या कोई न्यूज़पेपर लेके आते थे या कोई ज्वाइनिंग लेटर लेके आते थे। पहले ऐसे ही होता था ना कि सर आपके यहाँ पे ये न्यूज़ आई है, आप इसे रख लीजिए, अर्थात कोई लेटर देता था, डाकिया डाक लाया। अब क्या टैगलाइन बनी कि डाकिया आपके घर बैंक लाया, डाकिया आपके घर बैंक लाया, डोर स्टेप बैंकिंग, अर्थात कि पोस्टमैन ने आपके घर में एक अकाउंट भी ओपन करना शुरू कर दिया। और जब आपके पास अकाउंट हो गया तो सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आपको डीबीटी जो मिलती थी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, तो यहां पर आप अपनी सरकारी योजनाओं में अपने उस बैंक खाते का नंबर दिया आपने और सरकार से जितना पैसा मिलता था वो आप उसको पूरा प्रयोग कर पाए। अब इसी तरीके से आप देखोगे और भी कई सारी बैंक्स हैं जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए बनाई गई, जैसे आप इन्हें लघु बैंक भी कह सकते हो या स्मॉल बैंक भी कह सकते हो। अब बैंक होने का मतलब है कि ये दो काम कर सकती हैं, एक तो डिमांड कर सकती है यानी कि मांग जमा को स्वीकार कर सकती है। मांग जमा का मतलब होता है कि ऐसी जमा यानी ऐसे जो है कि हम पैसे जमा कर सकते हैं जो हमें मांगने पर मिल जाए। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं कहूँ आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना खाता खुलवाते हो और आप वहां पे क्या करते हो, मांग जमा का ओपन करवाते हो। मांग जमा का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जमा किया 100 रुपया, ठीक है, चलो मैंने कहा कि आपने 10,000 रुपए जमा कर दिया दिन में और आपको जरूरत पड़ गई तो आपने शाम को ही अपने पैसे को मांग लिया, तो मांगने पे आप 10,000 रुपए पूरा का पूरा भी निकाल सकते हो, चाहे तो 4 बजे से पहले बैंक जाके या फिर शाम को एटीएम से भी निकाल सकते हो और बैंक मना नहीं करेगी कि सर आपने तो सुबह ही जमा किया था और मैं शाम को आपको पैसा नहीं दे सकती, ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसी को कहा था मांग जमा, डिमांड कर सकती है। दूसरा, जरूरत पड़ने पर अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट अच्छा है, किसी व्यक्ति को जो है कि लोन की आवश्यकता है तो उसे कम धनराशि का एक लोन भी दिया जा सकता है ऋण के रूप में, कुछ कोलेटरल यानी कि कुछ सिक्योरिटी को गवर्नमेंट रख के। और कम राशि का क्यों दे, क्योंकि ये सिंपली एक स्मॉल बैंक है। क्या है दोस्तों, स्मॉल बैंक। अब जितने भी बैंकों को ओपन किया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण टारगेट होता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ लोगों तक जो भी बैंक खाते को नहीं रखते उनके पास एक बैंक खाता ओपन किया जाए, जिससे वो बैंकों में अपने पैसे को सुरक्षित रख सके, बचत कर सके और उन पैसों को आगे चल के बैंक किसी व्यापारी को जो है कि लोन के रूप में दे, जिससे व्यापारी जो है अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा, लोगों को रोजगार देगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा और लोगों तक, कंज्यूमर तक जो है कि सारी वस्तुओं की सप्लाई हो सकेगी, जिससे महंगाई कंट्रोल रहेगी। तो ये पूरी चेन होती है, जिस चेन को मैंने पहले या दूसरे लेक्चर बहुत डिटेल से समझा रखा है। तो ये होता है वित्तीय समावेशन। अब यहाँ पर ये स्मॉल बैंक है तो ये छोटी व्यावसायिक इकाइयों को
कम लागत यानी ब्याज पर ऋण दे सकेगा। ऋण देने में छोटी आर्थिक इकाइयों को ये प्राथमिकता देते हैं। ध्यान देना, ऋण देने में छोटी आर्थिक इकाइयों का मतलब जैसे लघु कुटीर उद्योग हो गए, हथकरघा उद्योग हो गए, बुनकर उद्योग हो गए, एमएसएमई सेक्टर हो गए, इन इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रायोरिटीज देता है, क्योंकि इनको बनाया ही गया है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको आप अधिक से अधिक लोन दे सके और जिनके माध्यम से उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। अब जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में क्या कहा गया कि आप 50,000 तक का ऋण ले सकते हो, 70,000 का ऋण ले सकते हो या 30,000 का ऋण ले सकते हो। ये छोटे छोटे इंडस्ट्री में तो काम आएगा। अब जैसे किसी को मोमो की ठेली लगानी, मोमोज के लगाने या तंदूरी मोमोज या पनीर पराठा कुछ भी बनाने का एक ठेला लगाना है, तो उसको कुछ पैसे की तो जरूरत है, तो एक छोटे से एक इकाई तो खोल रही है, एक इंडस्ट्री तो खोल रहा है एक तरीके से। अब इंडस्ट्री कहोगे सर वो क्या इंडस्ट्री होगी, वो तो एक दुकान लगा रहा है। चलो मैंने दुकान मान लिया, लेकिन उसके लिए अगर उसे 25,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो वो एक लोन लेगा ना बैंक से। अब बैंक, कमर्शियल बैंक एसबीआई में जाएगा तो एसबीआई कहेगा हम तो भैया लाखों में लोन देते हैं, हम तुम्हें हजारों में कहां से देंगे, 10,000 20,000 का लोन। इसके लिए आप एक स्मॉल बैंक में चले जाओ जहां पे 20,000 15,000 25,000 30,000 के लोन दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है कि इसको छोटी आर्थिक इकाइयों को प्राथमिकता देते हैं और इनको भी स्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ रुपए की कम से कम न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए उस बैंक के पास, और वित्तीय संस्था के रूप में 10 वर्ष का इसके पास अनुभव भी होना चाहिए। वित्तीय संस्था का मतलब होता है जहां पे लोगों के पैसे को जमा करती हो और जहां पे लोगों को जरूरत पड़ने पे ऋण भी दे सकती हो। इसी तरीके से एक और बैंक है जिसको हम लोग बैंक तो नहीं कहते हैं, एनबीएफसी कहते हैं, यानी कि बैंक की तरह काम जरूर करती है, जिसको हम एनबीएफसी कहते हैं। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी यह एक ऐसी वित्तीय कंपनी है जो नॉन बैंकिंग है, अर्थात कि जो बैंकों की तरह काम नहीं करती है। बैंक दो प्रमुख काम करते हैं, एक तो जरूरत पड़ने पे पैसा जमा करते हैं आपका, और जरूरत पड़ने पे आपको लोन भी यानी ऋण भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बैंक की तरह काम नहीं करती है एनबीएफसी, ये कंपनियां। क्या कह रहा है, सामान्यतः बैंकिंग कार्य तो नहीं करती परंतु ग्राहकों को वित्त की सुविधा देते हैं। वित्त की सुविधा का मतलब जरूरत पड़ने पर लोन देते हैं, अर्थात ये पैसा नहीं जमा करेंगे। आरबीआई ने क्या कहा कि जो कंपनी एक्ट, अर्थात कंपनी एक्ट कौन सा 2013, इसके अनुसार ऋण, अंश प्रतिभूति, बीमा व्यापार, चिट फंड व्यापार आदि कार्य करते हैं, उन्हें एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अर्थात आप ऋण तो दे सकते हो जरूरत पड़ने, वित्त की सुविधा तो दे सकते हो लोगों को, लेकिन आप किसी का पैसा नहीं जमा कर सकते। अर्थात लिख रहा है कि मुख्य व्यापार क्या होगा, कृषि उद्योग, वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है कि एनबीएफसी नहीं करेगी। ध्यान देना, ये मुख्य व्यापार नहीं करेगी, कृषि उद्योग वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करेगी, भले कंपनी है तो क्या, ये बैंकिंग की तरह काम करेगी। अर्थात यहाँ पे क्या लिख रहा है, जब लोगों को ये पैसा जमा ही नहीं कर सकती है किसी का, तो ये स्वीकार ही नहीं करेगी, तो क्या ये डेबिट कार्ड देगी? मुझे बताइए, डेबिट कार्ड आपको कब दिया जाता है, जब आप अपना कोई पैसा जमा करते हो किसी बैंक में और उससे एक डेबिट कार्ड मिल जाता है कि सर अगर आपको रात में 12 बजे भी जरूरत पड़ जाए पैसे की तो आप डेबिट कार्ड से अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन जब ये एनबीएफसी आपका पैसा जमा ही नहीं करती तो आपको डेबिट कार्ड देगी क्या? नहीं, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड जरूर दे सकती है। ध्यान से समझना, क्योंकि लोन तो दे रही है ना। अच्छा, साथ में ये क्या है कि चेक जारी करती है? नहीं, चेक जारी करेगी, क्योंकि चेक जारी करने का भी अल्टीमेटली जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप उससे पैसा अपना निकाल सको किसी भी समय। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि जमा बीमा योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होती है। हालांकि इसके दो भाग होते हैं, एक एनबीएफसी डी अर्थात कि डिपॉजिट, और एक होता है एनबीएफसी एनडी यानी नॉन डिपॉजिट, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्था यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में होती है। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को समझ लिया, और इसीलिए इसको एनबीएफसी को क्या कहता है, शैडो बैंकिंग कहा जाता है, यानी कि परछाई बैंकिंग कहा जाता है, शैडो बैंकिंग। क्यों कहते हैं शैडो बैंकिंग? अर्थात ये बैंक की तरह काम करती है, आपको ऋण की व्यवस्था करती है, वित्त की व्यवस्था करती है, लेकिन ये जमा नहीं करती आपके पैसे को डिमांड करने पे, और इसीलिए इसको एनबीएफसी को शैडो बैंकिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड में पहली बार यूएन महासचिव कोफी अन्नान ने 2003 में इसकी बात की थी कि वित्तीय समावेशन होना चाहिए। समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब होता है सभी तरीके के लोगों को शामिल किया जाए, सभी व्यवस्थाओं को शामिल किया जाए, फिर चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, संस्कृति के आधार पे हो, देश के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, वंचित वर्ग के आधार पे हो, अमीर वर्ग के आधार पे हो, गरीब के आधार पे हो, पढ़े लिखे हो, अनएजुकेटेड हो, अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, सबको एक व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग उस व्यवस्था का फायदा ले सकें। इसे हम कहते हैं समावेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन, अर्थात कि वित्त की व्यवस्था हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, चाहे फिर वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो,
चाहे उसके पास खाता हो चाहे ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के बाद ही आप उसे समावेशित कर पाओगे, उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर पाओगे। तो इसीलिए कोफी अन्नान ने 2003 में वैश्विक स्तर पर कहा कि हर एक देश को फाइनेंशियल रूप से भी इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई पहले बैंकों में लगभग उन्हीं लोगों के खाते होते थे जो सामान्यतः या तो कोई रोजी रोटी कमा रहा है, कोई कमा रहा है या कोई अमीर है, इस तरीके के। उन लोगों के लिए कोई अकाउंट नहीं होता था जो कोई पैसा ही नहीं कमा रहा हो या 2-4 रुपए कमा रहे हो। तो इसीलिए इसकी बात की गई। भारत में भी, इंडिया में अप्रैल 2005 में जो आरबीआई के गवर्नर थे उस समय वाई वी रेड्डी साहब, इन्होंने भी जो है कि इसकी बात की। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वंचित व्यक्तियों को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना, यानी कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में समाहित होता। अब प्रचलित वित्तीय व्यवस्था आपकी क्या है? भारत की जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था है वो ये है कि आवश्यकता पड़ने पर आपको क्या किया जाए, ऋण भी दिया जाए, और जरूरत पड़ने पर आपके पास जो अतिरिक्त पैसा है खर्च करने के बाद उसको जमा कर लिया जाए बैंक में, ताकि आप बेफिजूल खर्च ना करो और उस पर भी आपको कुछ प्रॉफिट मिलता रहे, जरूरत पड़ने पर आपको ऋण भी मिलता रहे। यही होती है प्रचलित वित्तीय व्यवस्था। इनमें कुछ लोगों ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो खाता संख्या होता है, ना उन्हें डीबीटी का बेनिफिट मिलता है, ना उन्हें बचत का बेनिफिट मिलता है, ना उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण मिलता है। तो ऐसे में उन वंचित व्यक्तियों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ने के लिए हम बहुत अलग अलग पैटर्न यूज करते हैं। जैसे वर्तमान में आप देखोगे जनधन अकाउंट ओपन किए गए फ्री में 35 से 38 करोड़ लोग हो चुके हैं जिनके पास एक जनधन खाता है, जिसमें वो अपना 10, 20, 5, 50, 100 रुपए इकट्ठा करते हैं सेविंग्स के रूप में। आधार कार्ड से कनेक्ट किया गया, कनेक्ट कर दिया गया, मोबाइल नंबर से कनेक्ट कर दिया गया, तो इसे हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं, जैम जिसे हम कहते हैं। आगे मैं इसे डिस्कस करूंगा। अब यहां पर क्या मुख्य रूप से काम होगा कि बचत के लिए हम बैंक खाते उपलब्ध कराते हैं। भाई आपके पास अगर एक स्टूडेंट हो, आपने देखा होगा कि जब आप उस एज में रहोगे, जब आप इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, 11th में कर रहे होगे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, तो आप मतलब अपनी कोई ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रहे होगे, तो आपको भी कॉलेज के द्वारा कहा जाता था कि भाई अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपके बैंक में ही मिलेगी। ठीक है, आप जो भी अपना पैसा बचाते हो, जो भी खर्च करने के बाद उसे आप अपने बैंक में जमा कर सकते हो। तो जनरली उस कॉलेज में जहां से भी आपने पढ़ाई की होगी वहां पे एक ना एक कोई बैंक होता जरूर था, या आसपास से जो है कि कनेक्ट कर लिया जाता था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बचत के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराए गए लोगों को, फिर वहीं सस्ती दर पर इन्हें ऋण भी दिया गया। अब जैसे अगर आपके पास बचत खाता होगा, बैंक अकाउंट होगा, तभी तो जरूरत पड़ने पे आपको 10-11% वाला जो लोन है वो आपको 7%, 6% पे भी दिया जा सकता है। सस्ते लोन दिए जा रहे थे। मूलभूत वित्तीय सुविधाएं जैसे बीमा पॉलिसी भी दी जाने लगी बैंकों के द्वारा। वहीं वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया यह, यानी वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहां पर इसको लक्षित भी करना था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा जो टारगेट था वो क्या था कि सीमांत या भूमिहीन किसानों को टारगेट करो, अर्थात एक ऐसे किसान या तो जिनके पास बहुत ही कम जुताई के लिए या बहुत ही कम जो है कि जमीन है खेती करने के लिए, या फिर बिल्कुल भूमिहीन है, वो दूसरों की खेती या दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं बटाई के रूप में। ऐसे किसानों को भी कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो ऐसे किसानों को भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, आरबीआई के द्वारा, कि भाई लोगों को जो है कि मुख्य धारा से जोड़ो, इन्हें भी बैंक के बारे में जानकारी दो। तो पहला तो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन का लक्ष्य। दूसरा इसने कहा कि जो समाज का कमजोर वर्ग है, जैसे एलजीबीटी, आज तो लोग जो है कि थोड़ा बहुत इन्हें रेस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन अभी भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, एलजीबीटी को। ठीक है, या फिर महिला होगी जिनके नाम पे कोई खाता ही नहीं होता था। आप पहले के समय में नोटिस करिए कि आपके जब भी बैंक अकाउंट में जब आप अपने मम्मी पापा के अकाउंट देखोगे तो सामान्यतः फादर के नेम से खुला होता था। अब लेकिन क्या है, महिलाओं के नाम से भी अकाउंट खोले जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल ही वंचित हैं उनको भी जो है कि मुख्य धारा में जोड़ा जाए। प्रवासी मजदूर या श्रमिक, अब एक मजदूर जो है, श्रमिक है, वो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में जाकर कमाना खाना शुरू कर दिया, जो कि अस्थायी पता है, नॉन परमानेंट एड्रेस है उसका। ठीक है, ऐसे में भी वहां पे उस व्यक्ति को बैंक अकाउंट की सुविधा देनी चाहिए, जिसके लिए वो लोकल आईडी प्रूफ मांग लेते हैं कि आप जिसके यहाँ रेंट पे रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, उसकी आईडीज दे दो और अपना एक कोई प्रमाण आईडी दे दो, आधार कार्ड दे दो, वोटर आईडी कार्ड, आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, जिससे वहां पर ही वो अपने पैसों को सुरक्षित कर सकेगा, जरूरत पड़ने पर अपने घर पे पैसे भी भेज पाएगा। फिर निम्न आय वाले जो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम ही डेली 300-400 रुपए की होती है, जिसमें से 200 रुपए उनके खर्च हो जाते हैं सुबह शाम के खाना खाने में, पेट पालने में, बच्चों को पढ़ाने में, और 100-150 रुपए जो बचता है उसे भी वो बैंक में डाल दें। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोज कमाते खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है कि फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, कभी ज्यादा मिल गई, कभी कम मिल गया, कभी काम ज्यादा मिल गया, कभी कम। ऑटो वाले को देख लो, जितने भी प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं लोग, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन भर में करीब 1000 रुपए कमा लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ना भी कमाते हो, और कभी ऐसा होता है कि उनको कोई सवारी नहीं मिलती, बस दिन भर में 200-250 रुपए ही कमा पाते हैं। तो ऐसे असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी बचत खाते की सुविधा देना, ताकि जो भी उन्होंने पैसा कमाया उसको सेव कर सके। और दिव्यांग लोग हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, इन सभी लोगों को मुख्य रूप से टारगेट करना था कि ताकि इनको भी ये सुविधाएं प्रदान की जा सके। अब इसके साथ साथ एक बात आती है कि भाई अगर हम मान लेते हैं वित्तीय समावेशन हम कर भी रहे हैं, अब देखो ये पूरा मेंस का अप्रोच चल रहा है कि भाई वित्तीय समावेशन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, किसको टारगेट कर सकते हैं, वो 4-5 पॉइंट हो गए, आप मेंस में लिख सकते हो। वही वित्तीय समावेशन के लाभ क्या है, अगर आप इससे ये पूछा जाए कि वित्तीय समावेशन के लाभ क्या है, तो लाभ के लिए आप क्या कर सकते हो वो आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि वंचित वर्ग को कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। वंचित वर्ग अब मैं यहाँ क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि चाहे उसमें महिला है, दिव्यांग है, वरिष्ठ है, बच्चे हैं, गाँव के लोग हैं, किसान है, भूमिहीन है, वो सारे वंचित वर्ग में आ गए। पहली चीज, उनकी बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी बहुत सारे ऐसे आप देखोगे कि लोगों के पास जब पैसा जेब में पड़ा होता है ना, बैंक तो होता नहीं है भाई, 100 रुपए बच गया, दिन भर की कमाई करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद 100 रुपए बच गया, अगले दिन फिर 30-40 रुपए बच गए, तो उन्हें लगता है ये जेब में पैसा भारी हो रहा है, इसे कुछ तो यूज करो। तो वो क्या करते हैं, बेफिजूल खर्च कर देते हैं, कहीं ड्रिंक कर लेते हैं, कहीं शराब वगैरह पी लेते हैं, या कुछ अपना नॉनवेज खा लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो रेगुलर नहीं खानी चाहिए। गरीब परिवार को तो स्पेशली बचत करनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो वो क्या होता है, अगर बैंक होती, उनके पास बैंक की सुविधा होती, तो जाते 100 रुपए उसमें जमा कराते कि लीजिए साहब, आज की मेरी कमाई के बाद ये 100 रुपए बचे, इसे जमा कर लो, नहीं तो ये जेब में पड़े रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसे क्या, वो 100 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 150, 200, 500, 1000 रुपए रोज बचाएगा और जमा करेगा। दूसरा, ब्याज के माध्यम से उसकी इनकम बढ़ेगी। अगर उसने अपने खाते में 1000 रुपए रख लिया बचा के, और वो 2 महीने बाद जाता है निकालने 1000, तो बैंक वाला कहता है भाई आपको 1000 रुपए पे लगभग 30 रुपए का जो है कि प्रॉफिट भी दिया गया ब्याज के तौर पे, तो आपको क्या वो 30 रुपए भी चाहिए? तो कहता नहीं साहब, 30 रुपए पड़े रहने दो, वो फिर आगे और ऐड होते रहेंगे, मुझे बस 1000 दे दो। तो उसकी इनकम बढ़ गई। तीसरी, उसको बीमा पॉलिसी भी दी जाती है बैंकों के द्वारा जब खाता खोला जाता है, जैसे जोखिम बीमा पॉलिसी हो गई, एक्सीडेंटल हो गई, मृत्यु हो गई, अलग अलग प्रकार की होती है। वहीं जमा भी किया जाता है उनका पैसा, और ऋण जैसी व्यवस्था भी उनको मिलती है, यानी कि लोन लेने पर भी उन्हें लोन मिल जाता है। ये तो हो गया वंचित वर्ग को प्रॉफिट, जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, वित्तीय संस्थाओं को क्या प्रॉफिट होता है कि भाई साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी। साख सृजन क्या होता है, मैंने आरबीआई के चैप्टर पढ़ा है कि किस तरीके से बैंक 1000 रुपए से अधिक प्रॉफिट कमाती है। 1000 रुपए आपका जमा किया और अपना भी उसने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से जो है कि कर्मचारियों को सैलरी भी दी और भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी में भी योगदान किया। तो साख सृजन करेंगे, क्योंकि भाई ग्राहकों की संख्या बढ़ गई ना। जो ग्राहक पहले उसके बैंक में केवल 10,000 थे, अब 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गए, 2,000 लोग और जुड़ गए उसके खाते से, यानी उसके बैंकों में खाता ओपन हो गया, जिससे उन 2,000 लोगों ने अगर एक एक रुपए भी जमा किए तो 2,000 रुपए बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, ये मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं। तो उस पैसे का यूज कर सकेंगे, जिससे बैंकों को लाभ अधिक होगा, अधिक पैसा जमा होगा, तो अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। अब इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या फायदा देखने को मिला कि संसाधनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी। अब संसाधनों की गतिशीलता क्या होती है, ये तो मैंने बताया कि जो मनी होता है, जो पैसे होते हैं, जो एक जगह रखे रखे घटते हैं। भाई डेप्रिशिएशन होता है, चावल के डिब्बे में रख दोगे, बिस्तर के नीचे रख दोगे, तो 500 का नोट 500 में चलेगा, बल्कि सामान आपको उतना नहीं मिलेगा 500 रुपए का, जितना एक महीने पहले मिल जाता या एक साल पहले मिल जाता। डेप्रिशिएशन हो गया। लेकिन आपने अगर बैंक में रखा तो उसकी गतिशीलता बढ़ गई, बचत बढ़ने लगी, निवेश में सुधार हुआ। बैंक के पास अगर कोई बड़ा कंपनी वाला आता है, कहता है सर मुझे 5 करोड़ रुपए लोन चाहिए, मुझे अपनी कंपनी में लगाना है, तो बैंक कहता है यार कि मैं तभी तो लोन दे पाऊंगा जब मेरे पास अधिक से अधिक कस्टमर होंगे, उनके कुछ पैसे यहाँ पे सेविंग्स होंगे, तभी तो मैं उन पैसों को इकट्ठा करके आपको लोन दूंगा, ताकि मैं आपसे जो प्रॉफिट कमाऊंगा उस प्रॉफिट में उन बेचारों को भी दूंगा जिनका पैसा मेरे पास जमा हो रहा है। तो एक तो ये, जब निवेश में सुधार होगा, जब निवेश के लिए पैसा दे पाएगी बैंक, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अधिक प्रोडक्शन करने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अधिक से अधिक लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी नए नए लेबर को हायर करेगी, नए नए जो है कि एम्प्लॉय को हायर करेगी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिससे देश की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जीवन स्तर में लोगों के सुधार होगा। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे एक वित्तीय समावेशन से पूरी की पूरी एक क्रोनोलॉजी सेट हो रही है। और सरकार को क्या बेनिफिट होगा, सरकार को बेनिफिट होगा कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचा सकेंगे डीबीटी के माध्यम से। जैसे उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत डीबीटी के अंतर्गत पहला कनेक्शन फ्री दिया गया, बाद में जितने भी आप गैस को रिफिल करवाते हो तो 200-250 रुपए आपको सब्सिडी के तौर पे आपके खाते में डायरेक्ट जाते हैं। या फिर मनरेगा की जो मजदूरी आप लोग करते हो, वो मजदूरी क्या होती है, पहले प्रधान या सेक्रेटरी वगैरह उस पैसे को आधा खा जाते थे, उन मजदूरों को नहीं देते थे, कहते कि सरकार ने तुम्हारा पैसा नहीं दिया, रोक दिया है, अगली बार देगी, अगली बार देगी, ऐसे करके मजदूरों को
टाल देते थे कुछ पैसा देकर। अब क्या हुआ, सरकार डायरेक्ट मनरेगा के मजदूरों के खाते में पैसा दे रही है, पूरा 250-300 रुपए जो भी है, तो पूरा पैसा बच गया। इससे सरकार का जो अनावश्यक व्यय होता था वो कम हो गया, अर्थात कि जो बिचौलिए थे, जो फालतू पैसा खा जाते थे, वास्तविक लाभार्थी तक पैसा पूरा पहुंचता ही नहीं था, वो व्यय कम हो गया और राजकोषीय घाटा अब कंट्रोल होने लगा सरकार का, यानी राजकोषीय घाटे में भी गिरावट देखने को मिली, जो पॉजिटिव बात है। अब पूरी की पूरी वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो भाई असंगठित वित्तीय व्यवस्था का संगठित वित्तीय व्यवस्था में बदलना, कहने का मतलब है जो लोग पहले असंगठित वित्तीय व्यवस्था के हिस्से थे, जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, इन लोगों से पैसा लेते थे जहां पे कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था, अब उन लोगों को जरूरत पड़ने पे क्या होता है, बैंक पैसा देती है और जरूरत पड़ने पर वो बैंक तक पैसा जमा कर लेते हैं, अर्थात संगठित वित्तीय व्यवस्था में वो शामिल हो रहे हैं और असंगठित वित्तीय बाजार से जो उत्पन्न समस्याएं थी वो भी कम हो पा रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक है और जिसमें आप देखोगे कि इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। पहली, आप वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के खाते कहाँ ओपन करवाओगे, बैंकिंग व्यवस्थाओं में, जैसे संस्थाएं हो गई। अब जैसे इसमें कमर्शियल बैंक आ गए, सहकारी बैंक आ गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, स्मॉल बैंक हो गए, बैंक साथी हो गए, इन सभी के द्वारा आप बैंक में खाता ओपन करवा सकते हो जहां पे अपनी सेविंग्स कर सकते हो। दूसरा, कुछ ऐसी बीमा कंपनियां होती हैं जो आपसे कुछ महीने के इंस्टॉलमेंट लेती हैं, महीने की किस्त लेती हैं, प्रीमियम लेते हैं और बदले में आपको जोखिम दुर्घटना के आधार पे या कृषि दुर्घटना के आधार पे या एक्सीडेंटल केस में, डेथ केस में आपको बीमा क्लेम करती हैं और आपके परिवार को बीमा मिल जाता है, आपको प्रॉफिट दिया जाता है। तीसरा हो गया एनबीएफसी, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि एक शैडो बैंकिंग के तौर पे क्या होता है, जरूरत पड़ने पे आपको वित्त की व्यवस्था देती है। पोस्ट ऑफिस में भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, पहले भी लोग करवाते थे, आज भी पोस्ट पेमेंट ऑफिस में खोलते हैं तो वहां पे भी वो अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो होती है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो नाबार्ड वगैरह से पैसा लेके जो है कि ग्रामीण विकास करती है, तो ये सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोगों को सही डायरेक्शन में और सही धारा में, मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, तो फायदा होता है। वहीं अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें तो सर सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे चुनौतियों में आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती अत्यधिक जनसंख्या और असाक्षरता। आज भी बहुत सारे लोगों को बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग बैंक से दूर रहना चाहते हैं, वो सोचते हैं हमारा पैसा हमारी जेब में पड़ा रहे, हम बैंक में न जाएं। दो कारण होते हैं, एक तो सोचते हैं कि अगर मैं ब्लैक मनी कमा रहा हूं तो सरकार की नजर में आ जाऊंगा। दूसरा, कभी कभी ऐसी खबरें आप देखते हो न्यूज चैनल में कि ये बैंक के पैसे जो है कि लेके व्यापारी भाग गया, जैसे विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, तो आम पब्लिक को लगता है ये हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे, फिर हमें पैसा नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। कई बार ऐसी खबरें आती है कि यस बैंक डूब गया, पंजाब एंड सिंध बैंक डूब गया, दिवालिया हो गया ये बैंक। तो ये खबरें ऐसी होती है जिनकी वजह से लोग जो है कि लिटरेट होके भी इलिटरेट होते हैं, अर्थात साक्षर होते हुए भी क्या करते हैं, असाक्षरता का व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि असाक्षरता होती है और जनसंख्या इतनी अधिक है ना कि लोग सभी को मुख्य धारा में जोड़ने में काफी प्रयास करना पड़ रहा है और काफी समय लग रहा है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता का अभाव भी होता है, यानी कि जमा, ऋण, बीमा आदि के बारे में जानकारी लोगों को नहीं होती है। आज भी आप अगर जाओगे, आप एजुकेटेड लोग हो, आप तैयारी कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, आप बैंकों में जाते हो फॉर्म वगैरह में पैसों से निकालने या पैसे जमा करने, एफडी करने, कुछ भी करने, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाता है कि चलो भाई वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपसे कहता है बेटा जरा ये पैसे निकालने मुझे 15,000, ये मेरा एक फार्म भर दे, मुझसे नहीं भरा जाता। कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे जो आपके ही एज के होते हैं या आपसे थोड़ा बहुत बड़े होते हैं, 30-35-40 साल के, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि बैंक में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्या क्या हम पैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम चेक कटवा सकते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। अर्थात वित्तीय साक्षरता का बहुत बड़ी जनसंख्या को अभाव है। आधारभूत संरचनाओं की भी तो कमी देखने को मिलती है, ग्रामीण शाखाओं की कमी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर बैंकें होती ही नहीं है, वो 10-10, 12-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक दूर शहरों में जाते हैं, तब जाके बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो लोगों के पास बचत ही 100-200 रुपए हो रही है और उसमें से 50 रुपए किराया लगा के प्राइवेट वाहन से जाएगा बैंक तक पैसा जमा करने, तो जिसके पास बचत ही 150 रुपए हो रही है, 50 रुपए फालतू यूज करेगा भाड़े में और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 100 रुपए पे केवल 3 रुपए 2 रुपए, तो उसका तो नुकसान है, तो वो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हर गांव तक बैंकिंग शाखा को ओपन करना चाहिए, जिसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क स्टोरी बनी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारत सरकार के द्वारा ओपन कर दिया गया इसको, तो ये भी एक देख सकते हो। साथ में वित्तीय समावेशन की जटिल एक प्रक्रिया है केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जानो। केवाईसी के तौर पे बहुत सारे बैंक्स पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते थे कि आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, वोटर आईडी लाओ, अपनी आईडी लाओ, फोटो लाओ, बैंक अकाउंट की पासबुक लाओ, तमाम चीजें मांगते थे। साथ में एक एप्लीकेशन लिखो, मैनेजर से अप्रूव्ड कराओ,
तमाम ताम झाम करने की वजह से लोग जो है कि बैंक जाना ही छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे बैंक में। इतने तो जो है कि वो चक्कर लगवाते, कहीं मैनेजर के पास जाओ, कहीं कैशियर के पास जाओ, कहीं ये डॉक्यूमेंट लाओ, कहीं ये पासपोर्ट लाओ, इतने सारे ताम झाम होते थे। तो ये सारी चुनौतियां थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है, लेकिन अभी पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का क्या है, केवाईसी एक फोन पर ही डायरेक्ट कॉल से हो जाता है, या बैंक में गए, एक एप्लीकेशन लिखा और एक आईडी प्रूफ लग गया, वहीं से केवाईसी हो गया। अब काफी सुविधाएं आसान हो गई हैं, लेकिन पूर्णता नहीं हुई है। तो ये अभी भी चुनौती के रूप में है। और जिसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? पहला प्रयास है कि प्रधानमंत्री जनधन खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वर्तमान में 38 करोड़ से अधिक लोगों को खाता ओपन कर दिया गया है, जो कि जीरो अमाउंट पे है। आपने कई बार सुना होगा कि सरकार ने नए नए नियम निकाले, स्पेशली आरबीआई ने, कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को सेविंग अकाउंट के रूप में ओपन करते हो या करंट अकाउंट के रूप में, तो आपको मिनिमम बैलेंस 2,000-3,000 रुपए रखना पड़ेगा। अगर इससे कम बैलेंस होता है आपका, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 40-50-60 रुपए की, जो भी लगे। तो ऐसे में जो गरीब व्यक्ति होता है वो सोचता है, सर एक तो मैं 2,000 रुपए का खाता खुलवा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, उस 2,000 रुपए को मैं निकाल नहीं सकता जरूरत पड़ने पे, और अगर कभी इमरजेंसी में निकाला तो 2,000 रुपए से कम होते ही आप मुझ पे 40-50 रुपए की पेनल्टी लगाए थे। तो ऐसे में वो व्यक्ति कहता है, भाई कि बैंक तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं जाना है बैंक का खाता खुलवाने। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि आपके खाते जनधन अकाउंट के नाम से खोले जाएंगे, प्रधानमंत्री जनधन के नाम से, जो कि जीरो अकाउंट पर होगा, जीरो अमाउंट पर होगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका पैसा 0 रुपए जब हो भी जाए, जो आपने जमा किया होगा 100, 200, 1000, 500, अगर कभी पैसा निकालने के बाद आपके खाते में 0 रुपए भी रह जाएगा, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप निश्चिंत रहिए, जब चाहे तब आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा, नए नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया आरबीआई के द्वारा, कि ताकि वो गांव में भी जाके अपनी शाखाओं को खोल सके और ग्रामीण लोगों को ये सुविधा प्रदान कर सके। इसी तरीके से आप देखोगे कि पेमेंट बैंक को भी खोला गया, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक हो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, या फिर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो, और छोटे छोटे स्मॉल बैंकों की भी शुरुआत की गई। इसी के साथ समावेशन के प्रयास में डीबीटी को भी शुरू किया गया, ताकि वंचित लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा सके। आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे अभियान भी होते हैं। और नो फ्रिल्स अकाउंट भी ओपन करने का कॉन्सेप्ट चला। ये नो फ्रिल्स अकाउंट स्पेशली प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि शून्य आधारित, अर्थात न्यूनतम बैलेंस की सीमा समाप्त कर देगी जनधन खाते में। या कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं कि आप जीरो बैलेंस पे खुलवाइए, आपका कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। तो ये था वित्तीय समावेशन के बारे में कंप्लीट टॉपिक हमने कवर किया। तो अभी तक हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंकों के बारे में, अर्थात कमर्शियल बैंक के बारे में। ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ये सरकार के द्वारा ऑपरेट नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये एक निजी बैंक के तौर पे काम करते हैं। और इनका सबसे जरूरी जो काम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। भाई ये प्रॉफिट कमाने की वजह से ही गांव में या ऐसे क्षेत्रों में जाके शाखा नहीं खोलते जहां पर इनकी लागत ज्यादा है, बिल्डिंग बनवाना, कंपनी को नेटवर्क सर्वर देना, कंप्यूटर वगैरह और सैलरी वगैरह देना, और जबकि बदले में उतने हमें ग्राहक भी ना मिले, हमें उतना रिटर्न भी ना मिले, इसलिए ये जाके वहां पे नहीं खोलते, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ये पहले प्राइमरी तौर पे क्या काम करते थे, प्राथमिक कार्य के तौर पे अगर आप देखोगे, बैंक जो है कि सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट, यानी कि ऐसे जमा को स्वीकार करते थे जो मांग करने पे रिटर्न भी मिल जाए। जिसमें एक होता था डिमांड डिपॉजिट, एक होता था टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में भी क्या होता है, एक होता है आरडी और एक होता है एफडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट, और एक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है कि मैंने 2 लाख रुपए लिया और 1 साल के लिए जमा कर दिया। 1 साल से पहले अगर मैं पैसे को निकालता हूं तो उसमें कुछ कटौती होगी, यानी पेनाल्टी लगेगी। लेकिन 1 साल बाद मैं अगर जाके डिमांड करता हूं फिक्स डिपॉजिट की, कि सर मेरे को पैसा दे दो, टाइम डिपॉजिट हो गया, मेरा टाइम पीरियड पूरा हो गया, मैच्योरिटी हो गई है मेरे एग्रीमेंट की या एफडी की, तो आपको पैसा मिल जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम 1 साल की मान लो आरडी खोलते हैं, लेकिन हर महीने हम 2,000 रुपए जमा करेंगे, यानी 1 साल में आपने 24,000 रुपए जमा किया, उस पर जो भी हमें ब्याज मिलेगा 2,000, 1,500, वो हमें प्रॉफिट के तौर पर मिल जाएगा। इसी तरीके से जो डिमांड डिपॉजिट होती है उसमें वो करंट अकाउंट पे भी लागू होती है और सेविंग अकाउंट पे। ये हो गया इसका प्राइमरी कार्य। सेकेंडरी काम था लोन देना। लोन ये शॉर्ट टर्म का भी देती है, लॉन्ग टर्म का भी देती है, ओवरड्राफ्ट यानी 1 रात के लिए भी दे सकती है, और कैश क्रेडिट यानी कि नगद साख के रूप में आपको क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, जिससे आप बैंकिंग वगैरह के अपने काम कर सकते हो, अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन अब बैंक ने धीरे धीरे क्या किया, एक सेकेंडरी काम को भी अपनाया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में और दुनिया की अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगे। जैसे आपको शेयर फंड यहां से मिल सकते हैं। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आपने किस बैंक को चुना, सरकार ने एसबीआई को चुना, यानी अब वहां से केवल आप पैसे ले सकते हो, दे सकते हो नहीं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीद सकते हो। शेयर मार्केट के लिए शेयर फंड भी ले सकते हो, मनी को ट्रांसफर कर सकते हो आप बैंक में और अपने
आपने पैसा जमा करवा दिया। कई सारे बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, बहुत सारे बिल आप जमा कर सकते हो। और ट्रस्टी के रूप में भी अब बैंक काम करते हैं। अन्य कार्य के रूप में वो आपको लॉकर के रूप में देते हैं कि जहां अपने आप गोल्ड, ज्वेलरी, वसीयत, विल, जमीन के पेपर आप सेफ रख सकते हो। डॉलर को रुपए में भी बदलने का काम, अगर आपके पास $10 है, किसी फॉरेनर से आपको मिल गया, तो आप जाके वहां पे करेंसी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड हो गया, ट्रैवल कार्ड हो गया, अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब बैंक देते हैं। तो अब ये नए नए जो है कि कार्य भी बैंक करने लगा है। अगर हम प्राथमिक कार्यों की बात करें इसके बारे में डिटेल से, तो आप नीचे देखोगे कि प्राथमिक कार्य के रूप में बैंक पहले परंपरागत काम करते थे, यानी जमा करते थे लोगों का पैसा और जरूरत पड़ने पर उन्हें ऋण देते थे। अर्थात ये बैंक की आय के जो मुख्य स्रोत थे वो तो जमा के दो प्रकार, एक तो डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या था, किसी भी समय आप निकाल सकते हो। आपने डिमांड कर दिया अगर अपने डिपॉजिट की कि भाई जो मैंने पैसा जमा किया वो मुझे अभी चाहिए, तत्काल चाहिए, यानी किसी भी समय आप निकाल सकते हो 24/7, चाहे बैंक बंद हो, हॉलीडेज हो, कुछ भी हो। आपके नियरेस्ट एटीएम में अगर आपके पास पैसा पड़ा है आपके खाते में, आप निकाल लो 24/7। दूसरा, चालू खाता और बचत खाता, दोनों में ये कंडीशन लागू होती थी। और इसमें आप चेक के द्वारा भी पैसा निकाल सकते हो, आहरित कर सकते हो बैंक टाइम में। भाई एटीएम में जाके थोड़े चेक से पैसा निकलेगा, जब भी निकलेगा बैंक टाइमिंग में निकलेगा। दूसरा, टाइम डिपॉजिट में होता था कि जब आपका डिपॉजिट का जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, जितने समय के लिए आपने रखा, यानी निश्चित अवधि पर, ये मांगने पर भी दिया नहीं जा सकता। आपने अगर एफडी कर दी और आपने सोचा 1 महीने बाद कि यार मुझे पैसे चाहिए, तो मांगोगे भी ना तो भी बैंक पैसे नहीं देगी, बल्कि देने के लिए क्या करेगी, आप पे पेनल्टी लगाएगी। और इस पैसे को चेक के द्वारा भी नहीं निकाल सकते। अर्थात जब परिपक्व हो जाएगी, इसकी 1 साल की अवधि कंप्लीट हो जाएगी, 1.5 साल, 2 साल, जो भी लिया होगा मैच्योरिटी पीरियड, उसके अंत में ही इस पैसे को निकाल सकते हो। ये हो गया प्राथमिक कार्य में परंपरागत कार्य जमा का। ऋण के रूप में वो निवेश के लिए और उपभोग के लिए ऋण दे सकती है। जैसे कंपनी कोई आई, बड़ी फर्म आई, पार्ले कंपनी की कंपनी आती है, वो कहती है बैंक से कि सर मुझे निवेश करने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, ले लिया। उपभोग करने के लिए मान लो आप गए कस्टमर के तौर पे कि सर मुझे कार लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, ये मुझे अपने कंज्यूम करने के लिए चाहिए, मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूं। तो इसमें सामान्यतः 2 प्रकार के ऋण देती है। एक तो कहती है कि ठीक है आप अल्पावधि के लिए ले लो, अल्पावधि आवश्यकता यानी कम समय के लिए पूरा करने के लिए, तो सामान्यतः 7 साल की होती है। जैसे एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो इसमें सामान्यतः क्या होता है, ब्याज दर अधिक होती है, क्योंकि आपने कम समय के लिए लिया है ना। 1 साल में आप पैसा वापस कर दोगे, तो बैंक भी चाहती है कि 1 साल में अधिक से अधिक मैं इससे प्रॉफिट कमा लूं, इसलिए उसकी ब्याज रेट अधिक होती है। लेकिन अगर आप दीर्घावधि के लिए ले रहे हो, जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, तो ब्याज दर सामान्यतः यहाँ पे क्या होता है, कम लगती है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि कैश क्रेडिट। आपने देखा, कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि वर्तमान भौतिक एसेट जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई, इसके आधार पर आहरित राशि पर ही ब्याज दिया जाए। मतलब कि आपको जो है कि क्रेडिट दिया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड, वो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी सैलरी या उसके बिहाफ पर दिया जाता है। भिखारी को तो कोई बैंक वाला नहीं दे देता क्रेडिट कार्ड की, लो सर आपको 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड दिया है, आप इस 2 लाख रुपए को यूज कर लो। अगर आपने इसे 2 लाख रुपए फिर वापस नहीं किए बैंक में, तो हम आपसे जो है कि 30% तक का ब्याज ले सकते हैं पेनाल्टी के तौर पर। भिखारी को नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि 2 लाख रुपए उड़ा देगा, उसका क्रेडिट कार्ड फेंक देगा, उसे पता ही चलेगा कि भाई हमें पैसा ही रिटर्न भी करना था। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं, जिनको हर मंथ में सैलरी आती है, उनके पास बहुत सारे फोन्स आते हैं कंपनियों के, बैंकों के, एचडीएफसी के, आईसीआईसी के, पीएनबी, एसबीआई कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको ये ऑफर है और आपकी सैलरी से हम पैसे को काट लेंगे। तो ये क्या है, ये इस तरीके से दिया जाता है। लेकिन इस पे जो ब्याज लगता है ना, वो आहरित राशि पर ब्याज लगता है। जितना आप पैसा निकालोगे केवल उसी पर ब्याज लगेगा। और दूसरा, व्यवसाय संबंधित दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए जाते हैं और जिसकी क्रेडिट लिमिट भी तय होती है। वहीं अगर आप देखोगे ओवरड्राफ्ट को, ये सुविधा चालू खाते पर दी जाती है, अस्थायी सुविधा के तौर पे। ऋण आधार क्या होता है, ग्राहक की वित्तीय एसेट जो कि एफडी या शेयर मार्केट में कितना पैसा है, इस निश्चित सीमा या राशि एवं निर्धारित अवधि तक के लिए चेक द्वारा ये जारी धनराशि होती है। और समस्त राशि पर ब्याज होता है जितना भी आपको पैसा दिया गया है, चाहे आप पैसा निकालो चाहे मत निकालो। तो ओवरड्राफ्ट में होता है कि जितना पैसा आपके लिए अप्रूवल कर दिया गया ओवरड्राफ्ट में, 10,000, 5,000, 1 लाख, 5 लाख, उन सभी पे ब्याज लगेगा। बैंक आपसे उस सभी पे लेगी, चाहे आप उस पैसे को निकालो चाहे मत निकालो। लेकिन कैश क्रेडिट में क्या है, जितना पैसा आपने निकाला है केवल उस पे ही ब्याज लगेगा, सब पे ब्याज नहीं लगेगा। तो ये तो थी बेसिक जानकारी बैंक के बारे में। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉपिक
इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रीलिम्स के साथ मेंस का भी, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में। अब ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी, इधर भी थोड़ा मेरा हेल्थ भी सही नहीं था और इलेक्शन भी है हमारी तरफ 26 तारीख को, तो उसकी वजह से मेरे पास काम का वर्कलोड ज्यादा आ गया था, मतलब तो वो भी निपटा लेंगे हम लोग, ज्यादा दिन नहीं बचे, तो हम लोग रेगुलर क्लासेस कोशिश करेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एनपीए होता क्या है, एनपीए कितनी कैटेगरी होती है, एनपीए की समस्या के समाधान के लिए आरबीआई क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, बैंक क्या कर रही है, हम सिविल सोसाइटी जो है कि इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।